विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। इतिहास में मीर कासिम तक पहुंचे थे हम लोग, आज मीर कासिम करना है। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, है ना। मीर कासिम का सबसे पहले याद करना आपने 1760 से 1763, 1760 से 1763, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। मैंने आपको बताया कि जब बक्सर का युद्ध बोलते हैं कि किसके समय हुआ, तो आपने मीर कासिम का नाम नहीं लेना है, क्योंकि अपदस्थ नवाब है उस समय मीर कासिम। क्या है? अपदस्थ, मतलब वो गद्दी पर नहीं बैठता है। ठीक है, तो उस समय कौन है? मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर। इसीलिए बोलते हैं कि बक्सर का युद्ध में किस किसने भाग लिया, तो बोलते हैं मुगल सम्राट सालम सेकंड, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम। अपदस्थ बोलना जरूरी है, मीर कासिम। और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, दूसरी तरफ से हेक्टर मुनरो। कई बार मैंने रटवा दिया है, याद करवा दिया, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, मीर कासिम 1760 से 1763। मीर कासिम अलीवर्दी के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य उत्तराधिकारी कौन था बंगाल में, तो आपने बोलना है मीर कासिम, क्योंकि समझ गया था ये चाल किसकी? अंग्रेजों की। ठीक है, राज्यारोहण के तत्काल बाद उसे मुगल सम्राट सालम द्वारा बिहार पर किए गए आक्रमण का सामना करना पड़ा। किसका? मुगल सम्राट सालम सेकंड द्वारा बिहार पर जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1760-61 में। कब हुआ था? 1760-61 में वो आक्रमण का सामना करना पड़ा। कंपनी की सेना ने सम्राट को पराजित कर उसकी स्थिति को दयनीय बना दिया। क्लियर हो गया? नवाबी पाने के बाद मीर कासिम ने वेंसिटार्ड को 5 लाख, देखो घूस, देखो ना बंगाल के नवाब कितनी कितनी घूस दे रहे हैं। वेंसिटार्ड को 5 लाख रुपए, हॉलवेल को 2,70,000 रुपए, कर्नल किलार्ड को 4 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। उपहार मतलब घूस ही होता है, ब्राइब होता है ना। तो इतना इतना पैसा बंगाल के नवाब नवाबी पाने के बाद दे रहे हैं। कंपनी तथा उसके उत्तराधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। यहां से क्वेश्चन बनता है बार बार, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तब आपने आंसर देना मीर कासिम। कौन? तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए भाई, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कंपनी तथा उसके उत्तराधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर, मैंने बता दिया है। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं आमदनी बढ़ाने हेतु कई उपाय अपनाए। अब क्या क्या उपाय अपनाए वो बता रहा हूं मैं। नंबर 1, अधिक धन वालों से धन जब्त करना। जिनके पास ज्यादा धन जमा हो गया था उनसे धन जब्त किया गया। नंबर 2, सरकारी खर्चे में कटौती, सरकारी खर्चे में कटौती की गई। नंबर 3, कर्मचारियों की छटनी की गई, फालतू कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया, कर्मचारियों की छटनी। चौथा, नए जमींदारों से बकाया धन की वसूली, नए जमींदारों से बकाया धन की वसूली। मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त करके उसकी हत्या करवा दी। क्वेश्चन पूछा यूपी में, बिहार के नायब सूबेदार, किस नायब सूबेदार की हत्या की उसने, किसने? मीर कासिम ने। आंसर देख लेना एक बार, राज नारायण है या राम नारायण है, एक बार नेट पे चेक करना, कई बार मिसप्रिंट होता है बुक्स में। ठीक है, राम नारायण, राज नारायण की हत्या कर दी क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं था। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मीर कासिम ने क्या बिहार के नायब सूबेदार राज नारायण या राम नारायण की हत्या करवा दी, कारण में देगा क्योंकि वो बिहार से आय और व्यय का ब्यौरा नहीं दे रहा था। क्या नहीं दे रहा था? इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, बिहार की आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसको क्या कर दिया गया? अपदस्थ करके हत्या कर दी गई। क्लियर हो गया? यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला, सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, साथ ही उसने उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया और अपनी सेना में को गुरगिन खान नामक आर्मीनियाई के नियंत्रण में रखा। यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है कि मीर कासिम, देखो एक तो आएगा बड़ा क्वेश्चन, मीर कासिम ने क्या उपाय किए? क्या अंग्रेजों का जो लूट थी ना, इससे बचने के लिए उसने क्या उपाय किए? ठीक है, तो आपने बोलना 1, पहले नंबर बोलना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेंगे।
क्या ले गया? क्योंकि राजधानी मुर्शिदाबाद में हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था किसका? अंग्रेजों का। तो जब कभी हस्तक्षेप ऐसा प्रतीत हुआ उसे, तो उसने क्या किया? उसे दूर ले गया राजधानी को, मुंगेर। कहाँ ले गया? दूसरा आपने बोलना है, राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने और आमदनी बढ़ाने के कई उपाय अपनाए। इतना भी लिख सकते हो, और अगर और ज्यादा डिटेल में लिखना है तो अधिक धन वालों से धन जब्त कर दिया, ठीक है, सरकारी खर्च में कटौती कर दी, कर्मचारियों की छटनी कर दी, है ना, और नए जमींदारों से बकाया धन की वसूली की। बिहार के नायब सूबेदार राजनारायण की हत्या कर दी क्योंकि वो आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे रहा था। सैन्य व्यवस्था में सुधार किए। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग देना पड़ता है, सैन्य व्यवस्था में क्या किया, राजस्व बढ़ाने के लिए क्या किया, ये समझ में आ रहा है? यही लिखना होता है भाई, कोई अलग से किसी दूसरे अंतरिक्ष की भाषा में नहीं लिखना होता है। क्लियर हो गया? सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। और क्या कहा? गुरगिन खां से क्वेश्चन बना प्री में। मेंस का तो डिटेल लिखना होता है, लेकिन प्री में क्या पूछा? किस आर्मीनियाई की सहायता ली उसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए? तो गुरगिन खां। कहाँ का था? आर्मीनिया का था। कहाँ का था? कहाँ पड़ता है आर्मीनिया? किसको बोलते हैं आर्मीनिया? ढूंढो, मोबाइल का यूज करो। मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों और तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण का कारखाना स्थापित किया। किसका? बिना तोपों के अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता था, इसलिए इसने तोपें बनवाई, तोड़ेदार बंदूकें बनवाई। ठीक है। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग देखकर मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। अब आप कहोगे यार वसूली बंद करने से तो क्या हो जाएगा? वसूली अगर बंद कर देंगे तो क्या होगा? राजस्व की हानि नहीं होगी। इसने कहा कि अंग्रेज अपने दस्तक का गलत प्रयोग कर रहे हैं, अपने आप तो फ्री में जा ही रहे हैं, साथ में अपने साथी व्यापारियों को भी क्या कर रहे हैं? चुंगी फ्री करवा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा करता हूं, सबका क्या करता हूं? फ्री कर देता हूं। उससे क्या होता है? अंग्रेजों का सामान जो था कि उस पर चुंगी नहीं लग रही है, और जो बेचारे भारतीय हैं उनके सामान पर क्या लग रही? चुंगी लग रही है। तो उसने कहा सब फ्री, सब क्या? इससे अंग्रेज चिढ़ गए। क्यों? क्योंकि दोनों के सामान का रेट क्या हो गया? बराबर हो गया। पहले अंग्रेजों का रेट जो था वो क्या? सस्ता था, है ना। तो मैंने कहा कि मुगल बादशाह 1717 में जो सुनहरा फरमान दिया था मुगल बादशाह ने, फारूक शेर ने दिया था सुनहरा फरमान, उसका दुरुपयोग हो रहा था। उस दुरुपयोग को देखकर मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। क्या करवा दी? 1762 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को भी मिलने लगा। पहले यह लाभ 1717 के फरमान से केवल कंपनी को मिलता था। कंपनी के नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकारों की अवहेलना के रूप में लिया। परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरुआत हुई इसीलिए जो इसने लास्ट में क्या किया? सभी करों से मुक्त कर दिया। इस वजह से क्या हो गया? संघर्ष प्रारंभ हुआ। कहाँ है भाई आर्मीनियन? वेस्ट एशिया में। कहाँ? हाँ जी, क्या यरवन कैपिटल है इसकी? यरवन कैपिटल है आर्मीनिया की ना। है कहां पर बताया आपने? कौन से सी के बगल में? कैस्पियन सी के आसपास, कैस्पियन सी के आसपास, अजरबैजान के आसपास, अजरबैजान बाकू उसके आसपास। हाँ, तो इसीलिए मैं बार बार पूछता हूं कि आपको पता भी होना चाहिए कि आर्मीनिया पड़ता कहाँ है, या कोई भी जगह जब होती है भूगोल जगह दिखाती है, इतिहास कहानी बताती है वहां, ठीक है, बताता है। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। सुन लो भाई, 1763 में मीर कासिम को क्या कर दिया गया? अपदस्थ कर दिया गया, और मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है। 1763 में मेजर एडम्स को मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया। मेजर एडम्स का नाम याद करना पड़ेगा आपको। 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और मेजर एडम्स के नेतृत्व में करवा नामक स्थान पर करवा का युद्ध हुआ। करवा याद रखना आपने। करवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? आंसर मीर कासिम और मेजर एडम्स के बीच में हुआ था, जिसमें नवाब पराजित हुआ, जिसमें अपदस्थ नवाब पराजित हुआ। कौन? अपदस्थ है इस समय। अपदस्थ मतलब पद पर नहीं है वो। अपदस्थ नवाब पराजित हुआ। करवा के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध
से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेजों ने 3 बार पराजित किया। परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने मुंगेर छोड़कर पटना में शरण ली। कहां पे ली? पटना में शरण ली। 1763 में पटना हत्याकांड, जिसमें कई अंग्रेज मारे गए थे, से मीर कासिम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। पटना हत्याकांड का संबंध है। एक तो आपने ब्लैक होल ट्रेजेडी पढ़ ली। ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके समय की है? सिराजुद्दौला के समय की है, 1756, है ना। डेट भी याद करनी है आपने, मॉडर्न है, 20-21 जून 1756। काल कोठरी में बंद कर दिया था जून का महीना भारत में। अंग्रेजों के लिए तो वैसे भी क्या, जनवरी में ठंड लगती है अंग्रेजों को, भाई वो माइनस टेम्परेचर में रहने के अभ्यस्त होते हैं। और जून में अगर आप बंगाल में किसी काल कोठरी में बंद करोगे तो मरेंगे मरेंगे। पर इतने भी नहीं मरे थे जितना वो हॉलवेल बता रहा था, ठीक है, कि 23 ही बचे जी सुबह तक, इतना नहीं था। इतने लोग आ भी नहीं सकते थे उस काल कोठरी में। जब उसकी नाप ली गई तो उसमें क्या इतने लोग आ ही नहीं सकते थे, इसलिए इस पर डिबेट है, डिबेट चलती है, ठीक है। पटना हत्याकांड का संबंध किससे? फिर पूछेगा 1763 पटना हत्याकांड का संबंध किससे है? आपने बोलना है मीर कासिम से है, क्योंकि इसके बाद 64 में बक्सर का युद्ध होता है, आपको पता है ना। अंग्रेज द्वारा बार बार पराजित होने के कारण मीर कासिम ने एक सैनिक गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास किया। कालांतर में मुगल सम्राट सालम सेकंड, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। तो आपको पता है अंग्रेजों की तरफ से कौन? हेक्टर मुनरो। और ये 3 शक्तियां जो भारत की थी, बड़ी शक्तियां, इन्होंने क्या किया? तो कभी अगर आपसे पूछेगा ना कि भाई बहुत सारे युद्ध हुए बक्सर के युद्ध से पहले, तो एक क्रम याद रखना, करवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदय नाला का युद्ध। क्या याद रखना आपने? डेट अगर नहीं भी याद रहेगी तो काम चल सकता है, लेकिन क्रम याद रखना पड़ेगा आपको। करवा का युद्ध, करवा, गिरिया का युद्ध और उदय नाला का युद्ध, उदय नाला का युद्ध, ये क्रम बना लीजिए। अगर मुझे प्रश्न बनाने के लिए दिया जाता तो मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, क्योंकि बक्सर सबको पता है 1764 में हुआ था, है ना, सबको पता है कौन कौन लड़े थे। मैं पूछता कि बक्सर के युद्ध से पूर्व के युद्धों का सही क्रम क्या है, तो क्या आता आंसर? करवा, गिरिया। अब पूरा पूरा मत बोलो, ऐसे याद नहीं होता। करवा का युद्ध, गिरिया, करवा, गिरिया, उदय नाला, बस काम का युद्ध, लास्ट में क्या लगा दो? का युद्ध लगा दो। करवा, गिरिया, उदय नाला। अब जी बक्सर का युद्ध पढ़ना है थोड़ा डिटेल में 1764 में। कब पढ़ना है? पहले तो समझ लीजिए बक्सर पड़ता कहाँ है? बनारस के पूर्व में पड़ता है। बनारस उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी, वाराणसी के बीच में वाराणसी, काशी भी बोलते हैं। कौशे नामक वस्त्र बनता था इसलिए उसका नाम काशी भी है। भगवान शिव की भूमि है बनारस, है ना। आजकल बड़ा चर्चाओं में है ज्ञानवापी मस्जिद के चक्कर में, है ना, वहां से मंदिर के अवशेष मिले हैं। प्राचीन मंदिर जो था शिव मंदिर, वो कहाँ था? ज्ञानवापी मस्जिद, मतलब उस मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, इसलिए बाद में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर क्या किया गया? बगल में ही बनाया गया था, ठीक है। तो भाई बक्सर जो बनारस के पूर्व में स्थित है के मैदान में अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम की संयुक्त सेना अक्टूबर 1764 में पहुंची। दूसरी ओर अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो का नाम खास ध्यान रखना आपने। इसका भले ही इसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी गई, लेकिन भाई प्लासी को बोलते हैं हम कि प्लासी से अंग्रेजों का यहां पर क्या हो गया, लेकिन मेन जो युद्ध था वो बक्सर का था, जो कि हेक्टर मुनरो ने जीता। ये ऐसे ही है जैसे वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़ा योगदान था वो किसका था भाई? युवराज सिंह का था। किसका था? युवराज सिंह को इस देश ने आज तक उतना सम्मान नहीं दिया जितना कि देना चाहिए था भाई। जितना सम्मान कपिल देव जी को मिला था। पिछला वर्ल्ड कप जब हमने जीता था तो कपिल देव एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बॉल की, क्या की? बॉल की। उसने जो सामने वाला खिलाड़ी था उसे शॉट मारा, कभी वीडियो देखना, कपिल देव वहां से भागे और बाउंड्री पे कैच पकड़ा। एक बॉलर जो कि बॉलिंग कर रहा है, इतनी स्पीड से तो बॉलिंग करानी पड़ती, भागना पड़ता था, उसके बाद फिर भागकर वहां जा रहे हैं का बाउंड्री के आसपास, तब कैच पकड़ रहे हैं। इसलिए कपिल देव जी को इतना सम्मान दिया था कि देखो वर्ल्ड कप क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इतनी तेज रेस लगाई। ऐसे युवराज सिंह को भी बोलते हैं। अगर 6 छक्के मारे थे भाई, कितने मारे थे? तो जैसे युवराज सिंह को सम्मान नहीं दिया था, वैसे इतिहास में हेक्टर मुनरो को भी उतना सम्मान नहीं दिया जाता।
क्लाइव को तो दिया जाता है कि क्लर्क था, ये बन गया, ठीक है, क्लाइव की अपनी जगह पे महत्ता है, लेकिन हेक्टर मुनरो भी कम नहीं है अंग्रेजी इतिहास में। इस साम्राज्य पर, इस उपनिवेश पर इतना बड़ा क्या साम्राज्य स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसका नाम याद रखना। हमारा तो दुश्मन है, हमारे देश को गुलाम बनाया, लेकिन इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, आपने उस तरफ से भी ध्यान रखना है, इस तरफ से भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो बक्सर जो कि बनारस के पूर्व में स्थित है, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए बनारस के पूर्व में है, के मैदान में। मैंने बता रखा किस किस के बीच में। 23 अक्टूबर 1764 की डेट याद रखनी है आपने, 23 अक्टूबर। अब जब भी मैं पूछूं आपसे 23 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था, आपने बोलना बक्सर का युद्ध, और उल्टा भी बोलना है कि मैं पूछूंगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 बोल के मत छोड़ देना, आपने बोलना 23 अक्टूबर। क्या बोलना है? 23 अक्टूबर। निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेजों ने अवध के नवाब की सेना से असद खां, साहूमल, रोहतास का सूबेदार और जैनुल आबिदीन को धन का लालच देकर तोड़ दिया। क्या कर दिया? एक तो गद्दार बहुत थे यहाँ, पैसा लेके क्या हो जाते थे, ये ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने, इनकी वजह से क्या हो गया, भारत गुलाम बना। किनका? अंग्रेजों का। असद खां का नाम याद रखना आपने, साहूमल का याद रखना है, रोहतास का सूबेदार था ये साहूमल, और एक जैनुल आबिदीन को याद रखना है, ठीक है। ये जैनुल आबिदीन कश्मीर वाला जैनुल आबिदीन नहीं है, एक कश्मीर का अकबर पढ़ते हैं हम, जैनुल आबिदीन, जो कि अकबर से पहले का है। अकबर तो बाद में आता है, अकबर से भी पहले का जैनुल आबिदीन। कहाँ? कश्मीर में, जिसको वुड शाह बोलते हैं। वहां की जनता क्या बोलती है? वुड शाह बोलती थी, जिसका मतलब होता महान नरेश। क्या होता है? महान नरेश, वो वाला। उसी नाम का एक जैनुल आबिदीन गद्दार यहाँ पर है। इसको धन का लालच देते हैं कौन? अंग्रेज। और शीघ्र ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया। जीतना ही था भाई, जब गद्दार हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? युद्ध। मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध में इसलिए पराजित हो गया क्योंकि उसने युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। सालम गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिला हुआ था, कुछ इतिहासकार मानते हैं सालम सेकंड अंग्रेजों से मिला हुआ था कि, और भारतीय सेना में अनेक प्रकार के दोष अंतर्निहित थे। भारतीय सेना में अनेक प्रकार के क्या थे? दोष अंतर्निहित थे। अनुशासित नहीं थी उस समय की सेना, ठीक है, जबकि अंग्रेजों की जो सेना थी वो अनुशासित थी। उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी, ये अनुशासित नहीं थे। भीड़ थी एक तरह से। क्या था? भीड़। बक्सर के युद्ध को ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम से तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। क्या होती है? ये लाइनें आपको क्या करती हैं? नंबर दिलाती हैं मेंस में। क्या बोलना है आपने? भारतीय सेना, ये अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित करने वाला युद्ध माना जाता है किसको? बक्सर के युद्ध को, जो जितनी बहादुरी से लड़ा गया परिणामों की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण था। क्या था? जो जितनी बहादुरी से लड़ा गया परिणामों की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद शुरू होती है लूट। सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल की लूट, ठीक है, डाकू राज्य बन जाता है वहां पर। डाकू राज्य मतलब अंग्रेज डाकुओं से भी ज्यादा लूटते हैं। इस देश में नादिर शाह ने भी उतना नहीं लूटा जितना अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन इन्होंने बड़े मीठे तरीके से लूटा, पता ही नहीं चला लूट रहे। धीरे 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 करके दीमक होती ना, दीमक की तरह खा गए इस देश को। और यही कारण है कि हम इतना समय लग रहा है हमें क्या करने में, उठने में। इकोनॉमी को, हमारी अपनी इकोनॉमी तो बढ़ा ली उन लोगों ने, है ना। चलो, और बहुत सारी चीजें छोड़ के गए जिसके दोष आज भी क्या हैं, व्याप्त हैं हमारे समाज में। चलो, बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी मैंने बता दिया। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रभुत्व कायम हो गया किसका? अंग्रेजों का। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। अवध क्या बन गया? कृपा पात्र भी नहीं बचते थे। आगे चलकर क्या पढ़ते हैं आप? डलहौजी के समय में अवध पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है। वाजिद अली शाह अख्तर पिया बोलता है, रोता है, छोड़ दो। वो कहते नहीं भाई, डलहौजी कहता नहीं, आपका बैड गवर्नेंस है, इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना ही पड़ेगा। तो कृपा पात्र बन के भी नहीं बच सकते थे, ठीक है। चलो, पी रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी युद्ध की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है, और ये बात सही भी है।
प्लासी से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट युद्ध था वो कौन सा था? बक्सर। ये कौन बोलते हैं? पी रॉबर्ट्स बोलते हैं। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी। वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय कहा है। पूर्णतः सैनिक विजय थी सैनिकों के दम पर। हालांकि यहाँ पर भी 3 गद्दार थे, कौन? असद खां, शाहूमल और जैनुल आबिदीन। यहाँ पे भी कूटनीति का प्रयोग किया अंग्रेजों ने, लेकिन फिर भी सैनिक विजय थी। ठीक है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई भाई? अब एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम जहां पहले से अंग्रेजों की शरण में आ गया था, और वहीं अवध के नवाब ने कुछ दिनों तक अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक सहायता हेतु भटकने के बाद मई 1765 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला, किसको भाई? नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल का नवाब बनाया। अब ये याद रखना आपने नजमुद्दौला का नाम। किसका नाम? नजमुद्दौला का। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन के आया। ये भी क्वेश्चन पूछा यूपी वालों ने, दूसरी बार कब आया कि 1765 में आया। आते ही उसने शाह आलम और सुजाउद्दौला से संधि की। तो क्लाइव ने की संधि भाई, इलाहाबाद की संधि बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे प्रयागराज मत लिख देना, उस समय इलाहाबाद बोलते थे, अब उसको प्रयागराज बोला जाता है। तो इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं। तो क्लाइव कितना चतुर रहा होगा देखो। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। 2 संधियां होती है ना, तो प्रथम संधि शाह आलम सेकंड से होती है। ये लिखने के लिए आएगी मेंस में आपके कि इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। सबसे पहले यही पता होना चाहिए, प्रथम संधि क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच में हुई। क्या हुई? मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी, हाथ काट दिया। ये वैसे ही है कि आपने अपनी सैलरी लाकर क्या कर दिया? समर्पित कर दी। माना आपने बोला कि ये सैलरी है मेरी। अब क्या है कि अब आप महीने भर तक क्या कमा तो रहे हो, लेकिन जेब में कुछ नहीं रहेगा, मांगना पड़ेगा आपको। तो दीवानी का मतलब राजस्व वसूल करने का अधिकार किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। कंपनी को मिल गया। तो मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दिया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। अवध के नवाब से कड़ा, इलाहाबाद के आसपास पड़ता है कड़ा, और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। एक फरमान द्वारा शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। किसने? मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। मैंने बताया भी था, क्योंकि मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन था नहीं। किसको माना गया? नजमुद्दौला को। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देने स्वीकार किए। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देने स्वीकार किए। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 का सबसे बड़ा लाभ कंपनी को यह मिला कि उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। क्या हो गया? कंपनी अब क्या बन गई? दीवान बन गई। क्या बन गई? दीवान बन गई। अब टैक्स वसूल करने का अधिकार किसको मिल गया? है ना। और निजामत का कार्य किसको मिला? मतलब बादशाहों और नवाबों का काम अब खाली न्याय करना है। पैसा सारा किसके पास है? और कंपनी दे रही है 26 लाख रुपए। अभी किसको? मुगल बादशाह को। बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए दे रही है। धीरे 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 कम करेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मुगल सम्राट अकबर सेकंड की पेंशन कम हो जाएगी, पेंशन याफ्ता हो जाएंगे ना ये लोग, और अकबर सेकंड राजा राम मोहन राय को भेजेगा कहाँ? ब्रिटेन के क्राउन से मिलने की, भाई मेरी पेंशन क्या कर दो, बढ़ा दो। यही होता तरीका क्या करने का? धीरे 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 दीमक की तरह। बंगाल में द्वैत शासन गई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि दे रखी कहीं पर, मैं बता देता हूं, यहीं पर पढ़ लेते हैं पहले कि क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। क्या की? द्वितीय संधि। ये दोनों एक साथ पढ़ो ना, तब आपकी समझ में आएगा। दोनों के बीच में क्या करना है, आपने अंतर भी देखना है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्या होता है? नवाब। कौन नवाब भाई? अवध का नवाब। अवध के नवाब, क्योंकि अवध के नवाब से हो रही है क्लाइव की दूसरी संधि। ये हो रही 16 अगस्त 1765 को।
जबकि पहली संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765, यानी 4 दिन का अंतर है। 12 4 16, 4 दिन का अंतर है। इलाहाबाद की संधि में, द्वितीय संधि में क्या होता है? नवाब ने कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वायदा किया। नवाब देगा कंपनी को क्या? 50 लाख। उस जमाने के 50 लाख, सोच सकते हो। अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। ये पॉइंट आपने यहां पर भी पढ़ा, यहां पर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया अंग्रेजों ने अवध प्रांत से कड़ा और मानिकपुर क्या कर दिए? छीन लिए। कड़ा और इलाहाबाद छीन लिए, किसको दे दिए? मुगल सम्राट को दे दिए, सालम सेकंड को। अंग्रेजों की संरक्षण में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह के को पैतृक जागीर के रूप में दे दी गई। अंग्रेजों के संरक्षण में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दे दी गई। चौथा पॉइंट है, सुजाउदौला को अवध वापस मिल गया तथा चुनाव अंग्रेजों को सौंप दिया। अवध, सुजाउदौला को अवध वापस मिल गया तथा चुनार होना चाहिए मेरे ख्याल से, चुनार अंग्रेजों को सौंप दिया गया। पांचवा है, नवाब को एक और संधि द्वारा यह वचन देना पड़ा कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से सैनिक सहायता लेने के लिए पूरा सैन्य खर्च वहन करेगा। एक तरह से यानी सैनिक सहायता किससे लेगा नवाब? अब अंग्रेजों से लेगा, और अंग्रेजों से जब सैनिक सहायता लेगा तो पूरा सैन्य खर्च वहन करेगा। इसको और छोटा बनाकर लिखना है आपने। क्या करना है? कई बार क्या होता है कि खाली 50 शब्दों में पूछता है, तो एक बार के लिए खींच के लिख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही होती है, कई बार जब प्रश्न आपके सामने आता है, आप इतना जानते हो और इतना लिखना है, इतना, तो अब ये समझ में नहीं आता वहां पर कि लिखना क्या है, शुरू कहां से करना है। क्योंकि कई बार खाली बक्सर का युद्ध, अब क्या पूछना चाह रहा? परिणाम पूछना चाह रहा, कारण पूछना चाह रहा। भाई आपको कारण भी पता है, परिणाम भी पता है, युद्ध में क्या हुआ ये भी पता है, उसके सारी चीजें पता है, लेकिन अब उसने सिर्फ हेडिंग क्या दिया, मतलब क्वेश्चन में दिया बक्सर का युद्ध। अब क्या लिखोगे? है ना? तो वो खास चीजें जो बताई जानी चाहिए, और थोड़ा सा अलग कुछ पॉइंट अगर आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो वो भी लिखना है आप, है ना? जो जितनी बहादुरी से लड़ा गया, परिणामों की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण। समझ में आया? ठीक। थोड़ा बंगाल में द्वैत शासन पढ़ लेते हैं। जब बक्सर का युद्ध होता तो क्या होता? बंगाल में द्वैत शासन लगता है। भाई क्या लगता है? तो द्वैत शासन को समझने से पहले क्या करते हैं? दीवानी और निजामत को समझ लेते हैं कि दीवानी क्या होती है, निजामत क्या होती है। तो बता दूं मैं आपको, मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन में 2 प्रकार के अधिकारी होते थे, जिसमें सूबादार, जिसे निजामत भी कहा जाता था, का कार्य सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन। समझिए पहले, अगर आपको बंगाल में द्वैत शासन डायरकी को समझना है यहाँ पर, तो क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले निजामत को समझना पड़ेगा, दीवानी समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? तो पहले मैं बता रहा हूं कि मुगल काल में क्या होता था? प्रांतीय प्रशासन, प्रांत मतलब प्रोविंस, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो 2 प्रकार के अधिकारी करते थे, जिनमें सूबेदार, सूबादार, सूबे का मुखिया सूबादार क्या करता था? निजामत, इसको निजामत भी कहते थे। किसको? सूबेदार को निजामत भी कहते थे। उसका कार्य क्या था? नंबर 1 सैनिक प्रतिरक्षा, क्या? सैनिक प्रतिरक्षा। नंबर 2 पुलिस, और नंबर 3 न्याय प्रशासन। तो इन 3 शब्दों को याद करना आपने। किसको? सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन। क्लियर हो गया? निजामत समझ में आ गया। दूसरा प्रांतीय स्तर पर श्रेष्ठ पद जो होता था वो दीवान का होता था। किसका? इसका काम क्या होता था? राजस्व एवं वित्त व्यवस्था की देखभाल करना, राजस्व एवं वित्त व्यवस्था की देखभाल करना। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नजर रखते थे तथा मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। ना तो दीवान गड़बड़ कर सकता था, ना निजामत। दोनों एक दूसरे पर क्या करते थे? नजर रखते थे। और दोनों किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? मुगल बादशाह के। इस प्रकार कंपनी को मुगल सूबेदार द्वारा इलाहाबाद की संधि से 26 लाख रुपए वार्षिक देने के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। मुगल बादशाह को इलाहाबाद की संधि से 26 लाख रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? मुगल बादशाह को जो 26 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसके एवज में सारे दीवानी अधिकार किसको मिल गए? कंपनी को। कंपनी को बोला गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा से अब आप राजस्व वसूल कर सकते हो। तो यार 26 लाख रुपए तो मुगल बादशाह को दे रहे हैं, तो राजस्व ऐसे थोड़े हो कि 26 लाख ही करेंगे। कई गुना ज्यादा राजस्व वसूल किया इन्होंने। किन्होंने? कंपनी ने। तो कंपनी बन गई दीवान। क्या बन गई अब? दीवान। ठीक है। दीवानी। बंगाल के नवाब के साथ संपन्न संधि से 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देने पर निजामत का अधिकार प्राप्त हो गया।
यानी बंगाल के नवाब ने 53 लाख रुपए दिए किसको, कंपनी को क्षतिपूर्ति के, उसके बदले में उसको निजामत का कार्य मिल गया। क्या मिल गया? और निजामत के कार्य में क्या होता है, सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन, और इसमें भी मेन जो मिला उसको न्याय प्रशासन मिला। क्या मिला? पुलिस और न्याय प्रशासन मिला। क्या मिला? ठीक है जी। दीवानी और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद ही कंपनी ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। इसी को बोलते हैं बंगाल का द्वैत शासन। एक आगे चलकर पढ़ेंगे आप, क्या 1919 के एक्ट में पढ़ेंगे कि प्रांतों में द्वैत शासन लगा दिया गया। वहां पर जब आप द्वैत शासन पढ़ेंगे तो वहां पर दो विषय पढ़ने हैं आपने, आरक्षित और हस्तांतरित। क्या पढ़ने हैं? यानी एक ही जगह पर प्रांतों में दो प्रकार का शासन चल रहा था। एक आरक्षित विषयों पर चल रहा था और एक हस्तांतरित विषयों पर चल रहा था। आरक्षित विषयों पर जैसे प्रांतीय जो गवर्नर था, आरक्षित विषय पर प्रांतीय गवर्नर और उसकी काउंसिल उन विषयों पर क्या कर रही थी, शासन चला रही थी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि प्रांतीय गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों के सहयोग से क्या कर रहे थे, शासन चला रहे थे। तो वहां का द्वैत शासन अलग है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया जी, 1919 के एक्ट से लगाया गया। ठीक है। फिर 1935 में पढ़ते हैं हम कि 1935 में प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। कहां लगाया गया? तो अब क्या करते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन मतलब हटा दिया, प्रांतों का स्वायत्ता दे दी, वहां पर क्या दे दी, केंद्र में लगा दिया। तो केंद्र में भी दो प्रकार के सब्जेक्ट रख दिए। क्या रख दिए? दो प्रकार के। एक आरक्षित विषय में वो थे बड़े इंपॉर्टेंट जो विषय होते हैं, मतलब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो देश के लिए होते हैं, जैसे सेना, प्रतिरक्षा वगैरह जो भी आप पढ़ेंगे वहां पर, वो वाइसरॉय क्या कर रहा है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल वाइसरॉय इन काउंसिल उसको देख रही है। और हस्तांतरित मतलब थोड़ा कैसे कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो भी गवर्नर जनरल वाइसरॉय देख रहा है, लेकिन अपने भारतीय मंत्रियों के सहयोग से। वहां का द्वैत शासन अलग है, यहाँ का द्वैत शासन अलग है। यहाँ पर कंपनी दीवान बन गई, निजामत का कार्य नवाब कर रहे। क्लियर हो गया? ठीक है। द्वैत शासन का पापा जो है वो लियोनिस कार्टिस है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड वाले पूछ चुके हैं पहले कि द्वैत शासन का पिता किसे कहा जाता है। आंसर लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है ना। इसके अंतर्गत कंपनी दीवान और निजामत का कार्य का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास ही होती थी। कंपनी और नवाब दोनों द्वारा शासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैत शासन कहा गया, जिसकी विशेषता क्या थी। अब देखो किस पे नंबर मिलता है मेंस में, उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। क्या ये मेंस में क्वेश्चन पूछे गए? क्या उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। अधिकार नहीं है फिर भी उत्तरदायी है, किसके प्रति? कंपनी के प्रति। और मैं बोल रहा हूं उत्तरदायित्व रहित अधिकार। उत्तरदायित्व रहित अधिकार मतलब कोई उत्तरदायित्व नहीं है, अधिकार है फिर भी। तो ये इस लाइन को आपने जरूर लिखना, जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे होंगे तो आपने यही बोलना कि जो द्वैत शासन की जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी वो क्या थी? उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। इन लाइनों पर नंबर मिलते हैं 4 में से 4। अगर 4 नंबर में पूछा आपसे द्वैत शासन, पहले आपने यही बोलना है, क्या? लियोनिस कार्टिस। ठीक है। बंगाल में फिर बंगाल के द्वैत शासन का, अगर बंगाल का द्वैत शासन पूछेगा तब आपने ये बताना है। 1919 और 1935 का बताया पूछेगा तो वो अलग बताना है आपने। ठीक है। वो आरक्षित और हस्तांतरित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है। बंगाल में द्वैत शासन के दुष्परिणाम देखने को मिले भाई। क्या मिले? दुष्परिणाम देखने को मिल नहीं थे। समूचे बंगाल में अराजकता का माहौल हो गया, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार फैल गया। अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन शब्दों को वैसे भी याद कर लीजिए, एथिक्स में काम आएंगे आपके। जिस प्रकार ईमानदारी काम आती है, अकाउंटेबिलिटी काम आती है, एथिक्स करना है आपने आगे। अभी प्री में कोई रोल नहीं है एथिक्स का, लेकिन मेंस में बहुत बड़ा रोल होता है आपका। कितना? बहुत बड़ा रोल होता है। 80 नंबर का लगभग आपको क्या करना, एथिक्स तैयार करना है। तो इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी को क्या बोलते हैं आपको? अकाउंटेबिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं आप? अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है। और क्या बहुत सारे शब्द आपको क्या करने पड़ेंगे उसमें,
लिखने पड़ते हैं, तो इनको ऐसे इन शब्दों का भी जरूरत पड़े, हाँ, जवाबदेहिता का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने कहा अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार का माहौल बन गया, इनको शब्दों को पकड़ो। व्यापार और वाणिज्य का पतन हुआ भाई, क्या हुआ? व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया, व्यापारियों की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई। किसकी? व्यापारियों की स्थिति भिखारी जैसी हो गई। समृद्ध और विकसित उद्योग, विशेषता रेशम और कपड़ा उद्योग नष्ट हो गए, रेशम और कपड़ा उद्योग। किसान भयानक गरीबी का शिकार हो गए, किसान भयानक गरीबी का शिकार हो गए। होना ही था, सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है? किसानों का। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बता ही दिया आपको कि क्या होती है भाई, इलाहाबाद की दूसरी संधि होती किसके साथ? अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। तो सुजाउद्दौला अवध के साथ संधि, जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई, उसने रैमजे मेयर ने लिखा है कि अब से अवध के साथ मित्रता के संबंध रखना अंग्रेजों की स्थायी नीति बन गई, जो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के मार्ग में एक लाभदायक बाधा थी। जब इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, अवध एक प्रकार से क्या बन गया? अवध दरअसल मराठों के विरुद्ध यूज किया अवध को उन्होंने। किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध यूज किया। किसने? अंग्रेजों ने। तो मैंने कहा कि रैमजे मेयर लिखते हैं कि अब से अवध के साथ मित्रता का संबंध रखना अंग्रेजों की स्थायी क्या बन गई? नीति बन गई, जो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के मार्ग में एक लाभदायक बाधा थी। ठीक है, फरवरी 1765 में क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि कर ली। क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि कर ली। इसकी ये शर्तें क्या क्या, देखो ना क्लाइव क्या क्या कर रहा है। सालम सेकंड से इलाहाबाद की प्रथम संधि कर रहा है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला से द्वितीय संधि कर रहा है। अब रह गया बंगाल। बंगाल में कौन है? नजमुद्दौला। नजमुद्दौला से भी संधि कर रहा है। क्या उस संधि में क्या क्या शर्तें थी? नंबर 1, बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को होगा। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे वो कौन नियुक्त करेगी? कंपनी नियुक्त करेगी। साथ ही नवाब की सेना को लगभग समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सेना विहीन बना दिया गया। किसको? बंगाल में। ठीक है, बंगाल ने कहा अब सेना, उन्होंने कहा हम है ना, हम देखेंगे। तो यार अगर आप अपनी सुरक्षा किसी और को दे दोगे तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। माना भारत ये बोले कि भाई हम अपनी सेना को भंग करते हैं और ऐसा करते हैं, अमेरिका को दे देते हैं अपनी क्या, तो गड़बड़ नहीं हो गया? अमेरिका ही अगर हम पे अटैक करेगा तब क्या करेंगे? जापान को क्या किया इन्होंने? ऐसी तो किया, जापान पर परमाणु बम गिराया, जापान की सेनाएं भंग कर दी गई। कहा कि हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जापान में सेना कहाँ होती है? देखिए जापानीज सेना, क्योंकि जापानीज सेना ने तोते उड़ा दिए थे सबके, थे छोटे छोटे, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। लेकिन क्यों करना पड़ा? डायमंड हार्बर अमेरिका का पोर्ट था एक, कितने लोग मारे। अमेरिका तो एक सैनिक के मरने पर भी क्या करता है? युद्ध करता था। अगर उसका 1-2 सैनिक कहीं किसी ने मार दिए, कोई सिटीजन मार दिया, तो उसके लिए अमेरिका बड़ा क्या होता है? हाँ, कॉन्शियस होता है। तो उनके तो पता नहीं कितने हजार मार दिए थे। कहाँ, क्या नाम बताया मैंने? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर नहीं भाई, पर्ल हार्बर। डायमंड हार्बर तो कलकत्ता में है। पर्ल हार्बर की घटना, पर्ल हार्बर, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर कलकत्ता में है। पर्ल हार्बर की घटना ने अमेरिका को झकझोर दिया था। अमेरिका की बेइज्जती हो गई थी, इसलिए उसको परमाणु बम गिराना पड़ा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, सारे जहाज डुबा दिए थे इन्होंने, जापानीज ने। बहुत समय तक वो सेना नहीं रख पाया, लेकिन जापान के लोगों से सीखने की जरूरत है। उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने बुनियाद सही रखी है अपनी। उन्होंने कहा अब जो पैदा होंगे उनको सिखाया जाएगा क्या, राष्ट्रीयता क्या होती है, राष्ट्र के लिए कार्य करना क्या होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे। जापान के किसी बच्चे से पूछना कि आप ये क्यों कर रहे हो, या बहुत बुजुर्ग जो आदमी होगा, 99 साल का व्यक्ति होगा, वो पत्ते उठा रहा होगा सुबह, या किसी बच्चे को क्या कर रहा होगा, मतलब घर में नहीं बैठते हो, किसी बच्चे को जबरा क्रॉसिंग से क्या कर रहा होगा? रोड क्रॉस करा रहा होगा। वो उसका पोता नहीं होगा या पोती नहीं होगी वो उसकी। उससे पूछोगे आप कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा, तो वो यही बोलेगा मैं देश के लिए कर रहा हूँ, ये भविष्य है देश का। कौन? समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बुनियाद, मतलब उन्होंने अपनी एजुकेशन को क्या किया, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको इतना मजबूत कर दिया, इतना तमीजदार बना दिया उस देश को कि वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गया।
एशिया में कितने देश हैं जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में, देखो, है ना। और करेंसी से नहीं होता है, करेंसी येन है जापान की, क्या है, हमसे सस्ती है उनकी करेंसी। 2 लाख येन लेके आओगे तब शायद 1 लाख येन बनता होगा। यहाँ पर कितना है इस समय रेट येन का? हर उस चीज पर काम किया उन्होंने, भोजन पर काम किया। सबसे ज्यादा जो लंबी आयु, जो जीवन प्रत्याशा है, वो कहां पर है, कहां पर है, जापान में है ना। गुटखा नहीं खाते वहां के लोग, क्या नहीं खाते, प्रतिबंधित है वहां वो चीजें, वहां नहीं खाते गुटखा। हाँ जी, कितने रुपीज, 1.81, क्या, हाँ लगभग वही बोल रहा हूँ मैं। 2 लाख येन लाओगे तो 1 लाख रुपए बनेगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैंने कहा बहुत आगे हमसे। वहां आयरन ओर नहीं होता है, कबाड़ खरीदता है जापान। क्या खरीदता है, लोहा। जो आप ये होता है ना, उसका सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है वो कौन है, जापान है। अपने वहां खुदाई में नहीं निकलता उनका आयरन ओर। कोयला भी नहीं होता वहां ज्यादा, कोयला भी इंपोर्ट करता है, कबाड़ भी इंपोर्ट करता है। ट्विन टावर जब गिरता है तो वहां का जो कबाड़ है उसको लेने के लिए जापान खड़ा रहता है कि भाई ट्विन टावर गिर गया, इस्पात की बिल्डिंग थी, हमें दे दो। और अपने यहां जाकर ऐसा रिफाइंड स्टील बनाता है कि उसका मुकाबला नहीं है कोई। इतना सुंदर वो करता है, क्या, रिसाइकिल करके, मतलब उसको रिफाइन करके स्टील बनाता है, इस्पात बनाता है बहुत अच्छा। कौन, जापान। ठीक है, सीखने की जरूरत है भाई। और तमीज और तहजीब में जापान बहुत आगे है हमसे। बंगाल के नवाब के साथ, ये मैंने बता दिया आपको, साथ ही नवाब की सेना को लगभग समाप्त। बंगाल के नवाब के साथ संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। बंगाल में क्या हुआ, द्वैत शासन की शुरुआत हुई। अल्पायु नवाब ने मोहम्मद रजा को नायब सूबेदार नियुक्त किया। किसको, नायब सूबेदार किसे नियुक्त किया, नाम याद करना पड़ेगा भाई, मोहम्मद रजा। द्वैत शासन के समय ही बंगाल में 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें करीब 1 करोड़ लोग भुखमरी के कारण मृत्यु के शिकार हो गए। कितने, 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो गए। अकाल के इस भयानक दौर में कार्टियर बंगाल का गवर्नर था। 1770 का जब भयंकर अकाल पड़ा बंगाल में, उस समय कौन था, क्या, बंगाल का गवर्नर। ये क्वेश्चन पूछा कार्टियर। और ये अकाल, एक अकाल तो होता बारिश नहीं आई भाई अकाल पड़ गया, ये अकाल इनकी नीतियों के कारण पड़ा था। किनकी नीतियों के, अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण अकाल पड़ा था, जिसके वजह से क्या हो गया था, भुखमरी हो गई थी। जहां जहां गए ये, वहां वहां ऐसा हुआ। एक बार चीन में पड़ा अकाल, खाने के लिए कुछ नहीं था। क्या खाए उन लोगों ने, कीड़े खाए। क्या खाए, कीड़े मकोड़े, जो भी चीजें होती है। इसीलिए उनके फूड में आज भी क्या है, बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई ये खाओ, क्योंकि कभी भी दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। आप बोलते ना कि चमगादड़ खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, क्या खाते हो। वहां हुई ऐसी स्थिति, भुखमरी वाली स्थिति थी। गरीब था देश चीन, मौत से तुंग हुआ। उसने ऐसी नीतियां चलाई कि पूछो मत। समझ में आया। क्योंकि देखो, वेजिटेरियन जो होगा ना वो मर जाएगा, लेकिन नॉनवेज नहीं खाएगा। खाएगा क्या, नहीं खाएगा। लेकिन बचपन से अगर आपको सिखाया हुआ होगा तो शायद सरवाइव कर लो आप, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। द्वैत शासन के समय बंगाल में 1766-67 के बीच में कितने, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 24 लाख 67,500 रुपए की वसूली हुई। देखो ना कितना फायदा हुआ इन्हें। कितने रुपए दिए थे इन्होंने, 26 लाख रुपए दिए थे। किसको, मुगल बादशाह को। कितने खींचे, 2 करोड़ 24 लाख 67,500। बढ़िया तो है यार, नहीं है। प्रॉफिट देखो ना, 25 अठे 225, 225, 9 गुना प्रॉफिट कमाया इन्होंने। कितना, 9 गुना। मतलब और ये उस बेवकूफ बादशाह को सोचना चाहिए था जो ले रहा था 26 लाख रुपए। उसका तो खर्चा निकल गया बढ़िया, शराब बराब का, बढ़िया नाच गाने का। लेकिन इनका देखो ना क्या हाल हुआ। कितने लोग, कितने करोड़ लोग मारे गए अकाल। तो इस पर आपने आश्चर्य व्यक्त करना है। एक आदमी भी अगर मरता है उस पर दुख होता है कि नहीं होता है। यहां तो करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हो गए। भूख से मरना बहुत बेकार होता है भाई, समझ में आया।
और ये इनकी गलत नीतियों के कारण। चलो आगे। इससे पूर्व यह वसूली मात्र 80 लाख रुपए की थी। 80 लाख से ये लोग वसूली करते करते 2 करोड़ 24 लाख, कितना, 67,500। और जब इन्होंने 26 लाख रुपए तय किया होगा ना मुगल बादशाह से, तो इन्होंने ये बोला, सोचा होगा ऐसा कि 25 तियां 75, कितना भाई, 26 तियां 26, 26 इंटू 3 जा, अगर 25 तियां 75 होगा, 3 और जोड़ दो 78, 26 तियां 78। इन्होंने कहा यार 80 लाख रुपए की वसूली होती है, ऐसा करता है 26 लाख रुपए देते हैं मुगल बादशाह को, किसको, और बंगाल बिहार उड़ीसा दीवानी ले लेते हैं। और करते करते लालच इसको बोलते हैं कि 2 करोड़ 24 लाख 67,500 रुपए की वसूली की। समझ में आया? आगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की संसद में द्वैध शासन के बारे में कहा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितना कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार। कौन कह रहा है? कॉर्नवालिस कह रहा है। भाई अंग्रेजों को भी अंदर से तो दुख, आत्मा तो होती है ना इंसान के अंदर, आत्मा ने झकझोड़ा होगा, संसद के अंदर बोलना पड़ा कॉर्नवालिस को कि इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वासघाती और इतनी लोभी सरकार पूरे संसार में कहीं नहीं है जितनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार। कहां पर? भारत में। करोड़ों लोग मार दिए यार इन्होंने। क्लाइव ने खुद बंगाल की अव्यवस्था के बारे में कहा है। क्लाइव कह रहा है, क्लाइव, मैं इतना ही कहूंगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शोषण का जैसा दृश्य बंगाल में था वैसा न तो किसी देश में देखा गया न सुना गया। समझ में आया? ऐसा अन्याय युक्त और लोभपूर्ण ढंग से इतने लाभ कभी प्राप्त नहीं किए गए थे। अब मैं बताता हूं अंग्रेजों ने क्या दिया आपको। आप बोलते ना रेल दी, हमें क्या दिया, शासन दिया, कानून दिया। तो अंग्रेजों ने आपको एक तो समूह गौ दिया। किसने? मैकॉले ने। मैकॉले ने आपको इतना पढ़ाया कि आपकी मानसिकता ग्रुप सी, क्योंकि उसको क्लर्क चाहिए थे अंग्रेजों को। क्या चाहिए थे? क्लर्क। वो इंग्लैंड से नहीं ला सकते थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों के मस्तिष्क को कैसा बनाया? क्लरिकल टाइप का बनाया। राजा बनने के लिए मतलब वो नहीं किया, या उद्यमी नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? कितने लोग हैं भारत में जो उद्योगपति बनने की सोचते हैं? कोई भी नहीं सोचता। किसी के माता पिता ये नहीं बोलते कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगी। बोलते हैं? कोई नहीं बोलते हैं। एमबीए करने, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? आईआईटी करने के बाद नौकरी करते हैं। मेन उद्देश्य पैसा होता है। अरे भाई आईआईटी किया आपने, इनोवेशन लेके आओ, कुछ नई चीज लेके आओ, नवोन्मेष लेके आओ, कुछ आविष्कार करो। नहीं, वो नहीं करना है। तो नौकरी, तो ये नौकरी आपके दिमाग में भरी है, किसने भरी? अंग्रेजों ने भरी। ये भ्रष्टाचार जो इस देश में है, जब भी हम पूछते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है एक तरह से। क्या है? और यहां अभी चल रहा है, क्योंकि वहां तो सैचुरेशन आ गया। वहां तो अगर सड़क में एक खड्डा होता है तो 20 लोग कर्मचारी आते हैं उस खड्डे में, पूरे 50 बार जिसने वो किया होगा ना शिकायत, क्योंकि खड्डा है, 50 बार फोन आता है, सर भर गया भर गया भर गया भर गया। वही परेशान हो जाता है शिकायत करने वाला। 20 लोग आते हैं, बड़ी गाड़ी आती है गड्ढा भरने के लिए। यहाँ सड़कें क्या, अब जाके देख रहे हैं हम, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो यहाँ मौका मिलता है किस चीज का? भ्रष्टाचार का। और ये भ्रष्ट किसने बनाया? ये इन्होंने बनाया। क्योंकि क्लर्क कौन थे? हमारे ही लोग थे। वसूली करने वाले कौन थे? हमारे ही लोग थे। तो उन्होंने देख लिया यार ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जड़ें जो है ना, वो उनको काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है भ्रष्टाचार की। वो एक ट्रेंड में बन गया। 2%, 4%, 10% क्या है वो इस देश में ट्रेंड जो लेके आए, वो अंग्रेज लेके आए। इसीलिए कौन बोल रहा है? कौन? क्लाइव खुद बोल रहा है कि मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, शोषण का जैसा दृश्य बंगाल में था वैसा न तो किसी देश में देखा गया और न ही सुना गया। ऐसा अन्याययुक्त और लोभपूर्ण ढंग से इतने लाभ कभी प्राप्त नहीं किए गए थे। समझ में आया? सुन रहे होंगे आप कि उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, नोट गिनने वाली मशीन ले जानी पड़ रही है। अरे यार इतना पैसा कमा रहे हो। कभी हम सुनते थे लाख में घोटाला हुआ, 1000 में घोटाला हुआ हो, और पकड़े कौन जा रहे हैं? 10,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया, 20,000। ये बड़े तो पकड़े ही नहीं जा रहे, और जो पकड़े जा रहे हैं वो भी वो पकड़े जा रहे हैं जिनकी क्या है, सरकार के साथ कुछ दुश्मनी है, वो पकड़े जा रहे हैं। और ईडी क्या कर रहे हैं? जब छापा मारो तो मशीन लानी पड़ रही नोट गिनने। इतना अभी भी है। और ये किन की देन है? ये अंग्रेजों की देन। वहां से चला आ रहा है सिस्टम। उनको पता है कि हम राजा बन गए, हम आईएफएस बन गए,
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है, हम तो राजा हैं अपने जंगल के, कुछ भी कर लो। समझ में आया? 1775 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने बंगाल के नवाब मुबारकुद्दौला के बारे में कहा वह बेताल, फैंटम और छाया पुरुष, घास फूस का आदमी है। ये क्वेश्चन बना था कभी, फैंटम किसने कहा किसको, मुबारकुद्दौला को किसने कहा, तो एलिजा इम्पे ने कहा। आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे, और चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट अन्य न्यायाधीश थे। क्या थे? तो वो एलिजा इम्पे, यही वो एलिजा इम्पे है जिसने नंद कुमार की न्यायिक हत्या भी की थी। नंद कुमार को मृत्युदंड देने वाला भी कौन था, एलिजा इम्पे, पहला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो था, ठीक है। और यही बोल रहा है मुबारकुद्दौला, बंगाल के नवाब मुबारकुद्दौला के बारे में कह रहा है वह बेताल है, फैंटम है, छाया पुरुष है, घास फूस का आदमी है। किसका? क्लाइव के समय में मुंगेर और इलाहाबाद के श्वेत सैनिकों ने भत्ता कम मिलने के कारण विद्रोह किया। तो आपने बोला श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह मतलब अंग्रेजों ने किया, इसलिए श्वेत विद्रोह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लाइव के समय में हुआ, मुंगेर में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, थोड़ा तनख्वाह कम मिल रही थी, भत्ता कम मिल रहा था, इस वजह से इन्होंने विद्रोह किया। श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसके समय में? क्लाइव के समय में। क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के हित के लिए एक संस्था, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की, जिसे नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था। सोसाइटी ऑफ ट्रेड, नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार था। 1767 में क्लाइव ने इंग्लैंड वापस जाने पर वहां की सरकार ने उसको लॉर्ड की उपाधि दी। किसकी? लॉर्ड की। बहुत बढ़िया किया, आप लूट के लाए हो किसको? एक ऐसे उपनिवेश को जो बहुत समृद्ध था, सोने की चिड़िया था। ऐसे थोड़े बोलते हैं यार पुराने लोग, सोने की चिड़िया था। आप नहीं समझ सकते उन चीजों को। चांदी के नोट और सोने के सिक्के जिस देश में चलते हो तो सोने की चिड़िया ही रहा होगा। जिनके मंदिरों में भंडार रहे होंगे, क्या कितना चढ़ावा चढ़ता होगा, है ना। और कमाल की बात है कि यहाँ के राजाओं की भी एक विशेषता थी कि पिताजी के समय में जो चढ़ावा चढ़ गया उस पर हाथ नहीं लगाता था, वो अपना भी राजस्व देते थे। किसको? मंदिरों को। इसीलिए मंदिर क्या थे? भंडार थे। किसके? धन के। समझ में आया? ठीक है, तो मैं इसमें इतना ही बता रहा हूं। इसके बाद हम अगले चैप्टर में चलेंगे। किसमें? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 16 नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा है। चैप्टर लंबा है, लेकिन आपने सिर्फ उसमें से 250 शब्द खींचने हैं, और 250 शब्द खींच कर क्या करना है, आपने एक 16 नंबर का क्वेश्चन तैयार करना है। ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, अगले लेक्चर। ठीक है।